Good morning, Assalamu alaikum. Welcome back. We are now into our third session for SAT Math. हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी किए हैं एंड कुछ हमारे रूटीन जो ये लेक्चर क्लासेस हैं ये भी कवर हो गई हैं. We now down to our last session for SAT Math. इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन रहता है. But for the next 90 minutes, we're going to be covering a lot of topics. इसके अंदर today we'll cover about 3 topics. उसके अंदर हम शॉर्टकट्स भी देखेंगे, हम कुछ रेगुलर वे से जो आप लोग सवाल सॉल्व करते हैं, उसको भी देखेंगे एंड देन वी विल डू सम एग्जांपल्स टुवर्ड्स द एंड एज़ वेल. ठीक है जी. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एजेंडा फर्स्ट. आज के क्या-क्या टॉपिक्स हैं. सो सबसे पहले द टॉपिक दैट आई विल बी कवरिंग इज़ द टॉपिक ऑफ एवरेजेस. ये टॉपिक हमने पहले भी देखा था व्हेन वी वर doing our first session जिसके अंदर I was trying to give you an idea of what questions you can expect on the SAT. उसके अंदर हमने कुछ averages के सवाल देखे थे in a sequence. So something along those lines, but more difficult and more, in fact, I would say relevant to the SAT and even for the ACT as well. Secondly, we'll move on to do functions. Yesterday, I received a lot of questions regarding functions. So, कल तो मैंने आपको ये बताया था कि we will cover it today. So, hopefully, आज जो आप लोगों के कल unattended questions रह गए थे, I'll be taking them and I'll give you a walkthrough of this topic with some examples as well. Then lastly, जो ये I think one of the most important sessions, complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ टॉपिक जो आप में से कई लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा. दिस विल बी न्यू फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो कॉम्प्लेक्स number, although it is a very big topic, a very vast topic, and can get difficult at times, लेकिन the level of difficulty that you required to मतलब जो SCT के लिए required है, that is not too high. आपको बिल्कुल जो बेसिक लेवल पे, सरफेस लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स उन्हीं के ऊपर टेस्ट किया जाता है और हम एग्जांपल्स के थ्रू वो समझ भी लेंगे आज. सो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, इवन देन यू आर फाइन बिकॉज़ आज जो हम 15-20 मिनट्स इस पे स्पेंड करेंगे, दैट शुड बी गुड इनफ. एंड देन आई विल वाइंड अप द सेशन विद सम क्वेश्चंस एंड अ समरी ऑफ व्हाट वी कवर्ड. ठीक है जी. So let's jump right into it and talk about averages, which is the topic of problem solving and data analysis. So as promised, and आप लोगों ने पिछले sessions में भी देखा होगा, we always divide the topic into different types of questions. For averages, this is the first type of question that you see up on the screen. अच्छा, बल्कि I'll go back. यहाँ पे uh, I want to give you some prior knowledge for averages before we jump into the types of questions. Averages different types की होती हैं. Averages, mean भी एक average है, mode is also an average, median, these are all averages, different kinds of averages. So unless otherwise stated, SAT के अंदर अगर averages लिखा होगा, you should automatically understand कि वो mean की बात कर रहा है, which is the arithmetic mean. जो हम mean का concept पढ़ते आए हैं, अगर सिर्फ averages लिखा हुआ है, तो then the examiner wants you to find the mean. अब ये जो हम आज सवाल देखेंगे, जो शॉर्टकट फार्मूलाज ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम हर किस्म की एवरेज देखेंगे, बट फॉर नाउ द टॉपिक दैट वी विल कवर इज एवरेजेस इन अ सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस भी फ़र्क किस्म के होते हैं. सो जिस सीक्वेंस को हम आज देखेंगे दैट इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक सीक्वेंस. एरिथमेटिक सीक्वेंस मीन्स व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. सो जैसे अगर मैं बात करूं एक सीक्वेंस की 1, 3, 5, 7, 9, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, हर 2 के इंटरवल से एक सीक्वेंस बनता जा रहा है. सिमिलरली 5, 10, 15, 20, 25, अगेन देयर इज अ कॉमन डिफरेंस. सो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. दिस इज द ओनली काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट यू रिक्वायर टू नो फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और आपको इसी के ऊपर एवरेजेस पे टेस्ट किया जाएगा. So take a few seconds to read the first type of question that is up on the screen. ये आपसे पूछता है how do you find the average of all numbers in a sequence. अब सिर्फ एवरेज लिखा है तो आई शुड ऑटोमेटिकली बी रीडायरेक्टेड टू द फैक्ट कि मैंने मीन निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है. अब यहाँ पे मैंने आपको इसका फॉर्मूला कह लें, इसका शॉर्टकट वे कह लें, इसको करने का तरीका कह लें. आई हैव गिवन यू 2 डिफरेंट वेज टू डू इट. The first one is that average of all numbers in a sequence
is equal to the average of the first and the last number. सो आपके पास एक लंबा सा सीक्वेंस है, हम इसी सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 ऑल द वे अप टू मे बी 1092। 2 से शुरू हुआ एंड 1092 तक गया। सो इतने सारे नंबर्स हैं इसके बीच में, अब आप सारे नंबर्स का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? कन्वेंशनली तो हम एवरेज ऐसे निकालते हैं कि हम हर नंबर को ऐड करते हैं, वी ऐड ऑल द नंबर्स एंड वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। But in this case, where the sequence is so long, you cannot possibly add all the numbers in the sequence. इतना possibly time ही नहीं हो सकता। At times calculator portion के अलावा आएगा, so calculator के बगैर भी addition नहीं हो सकेगी इतनी ज़्यादा, and otherwise भी। So कोई आसान तरीका होना चाहिए। There has to be a shorter, smarter way to do it. What is that way? You take the first number of the sequence, you take the last number of the sequence, and then you take their average, you take their mean. So पहले नंबर को लिया, आखिरी को लिया, उनको ऐड किया and divided by 2 कर दिया। ठीक है? सेकंड तरीका क्या है? What if you don't know the first term? Or what if you don't know the last term? और what if you don't know both the first and the last term? बीच के कुछ numbers आपको पता है लेकिन आपको you also know that this is a sequence. Then another method that you can use, which will come in very handy, is that the average of all numbers in a sequence is also the center term, also the middle term. ठीक है? So अगर मैं 5 numbers in a sequence डालूं, 2 numbers इस side पे हो जाएंगे, 2 numbers इस side पे हो जाएंगे, the middle value is also the average. Now keep in mind that this is only true if all numbers are in a sequence. ठीक है? So एक example देखते हैं इसकी। Find the average of all numbers till 100 that end at 2. So what should be the first step here? Find the average of all numbers till 100 that end at 2. सबसे पहले we will try, not cry, we will try and create a sequence. ठीक है? So sequence बनाने के लिए हमें पहली term क्या पता है? पहली term is 2. ठीक है? Second term क्या होगी? It will be 12 because we are looking for numbers 100 से कम which will end at 2. So 2, 12, 22, 32, 42 all the way up to 92. This is how we created the sequence. ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया। अब हम क्या करें? Which of the above two methods can be used to find the average? The first one, yes. Why? Because you also know the first number and you know the last number. आपके पास दोनों first and last number हैं, so you will simply take the average of the first and the last number. आप 2 को pick करें, आप 92 को pick करें, and you find the average. So let's have a look at it on the screen as well. ठीक है? So आपने ये दो numbers pick कर लिए, 2 and 92, and now you will just add them up and divide it by 2. So यहाँ पे आपका एवरेज आ गया 2 + 92/2 which is 47. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जो सेकंड तरीका है एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज आल्सो द मिडिल टर्म, हम इसकी एक मुश्किल एग्जांपल देखेंगे आज। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2। What does type 2 talk about? It talks about how do you find the number of numbers in a sequence. So मैंने जब बात स्टार्ट की थी मैंने कहा इमेजिन करें दैट देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 4 6 8 10 ऑल द वे अप टू 1092। अब इन सारे नंबर्स का अगर आपने देखना है कि इस पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं, हाउ डू यू फाइंड दैट? आप काउंट तो नहीं कर सकते। अगर मैं फिंगर्स पे काउंट करने की कोशिश करूं 2 4 6 8 10 मैं कितने गिन लूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी to mentally count all the numbers in a sequence, especially when they have a difference between them. So ऐसा भी sequence हो सकता है 3, 6, 9, 12 जहाँ पे 3, 3 का difference आ जाए. So it's impossible to count it just like that. So there is a formula that we can use and we will understand that formula through the use of an example, and the example is up on the screen. The question is, find the total number of terms in the following sequence, and the sequence starts from 16, 1, 6, then the next term is 21, 26, and this goes up to 216. So 16, 21, 26, 31, all the way up to 216. Up now you immediately notice that this is a sequence with a common difference. Common difference इसमें क्या है?
कोई भी दो नंबर्स को पकड़ के आपस में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लें। सो 21 में से 16 अगर मैं निकाल दूंगा 5, 26 में से 21 निकाल दूंगा 5, मुझे पता चल गया दैट दिस इज अ सीक्वेंस विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आई नीड टू फाइंड ऑल दी, need to find the number of terms in the sequence, total कितने numbers हैं। So I can use this formula. Note down this formula because this will be used in the next type of question as well. N is equal to, where n represents the number of terms in a sequence, is equal to L minus F, where L is the last number, F is the first number, divided by D, which is the common difference, जो कि हमने अभी identify किया, it is 5 in this case, and then you add a 1 to it. So ये formula आपने use करना है, N is equal to L minus F over D plus 1. अच्छा, अब this formula will come in very handy, not just because you will be asked to find the number of terms in a sequence. कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा, आपको शायद स्टार्टिंग नंबर भी पता हो लेकिन लास्ट नंबर नहीं पता होगा। सो आप सिंपली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यू विल प्लग इन द वैल्यू ऑफ एन जो आपको नोन होगी। लास्ट नंबर नहीं पता, उसको एक्स ले लें, सो एक्स माइनस फर्स्ट नंबर आपको गिवन होगा, फर्स्ट नंबर को भी प्लग इन कर दें, कॉमन डिफरेंस को भी प्लग इन कर दें। सो आप फॉर्मूला को रीअरेंज करके यू विल ईदर बी आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, either the last term or the first term, and sometimes you won't even know what the question is asking you to find because लंबा सा सवाल होगा, उसके बीच में कुछ steps आएंगे, उसके बीच में आपको last number या first number निकालना पड़ेगा। So that's how you can use this formula in a very effective way. But coming back to this specific example, total number of terms in a sequence, यहाँ पे last number है 216, so मैंने उसको pick कर लिया। First number was 16, I picked up that, मैंने इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर दिया। I divided it by the common difference which is 5 and then I added a 1 to it। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास immediately आंसर आ गया 41। So I now know that the number of terms in this particular sequence is 41। ठीक है, चल let's move on। अच्छा, टाइप 3 पे जाने से पहले आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया हम एक दफ़ा बात कर लें। मैंने शुरू में वर्बली तो मेंशन किया था बट आई राइट इट डाउन फॉर यू गाइस एज वेल। अगर इफ द नंबर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस या अगर सिर्फ दो तीन नंबर्स हों, आप कैसे इसका एवरेज है, कैसे इसका हम मीन निकालते हैं? हम मीन इसका ऐसे ही निकालते हैं ना, मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर अब मेरे से पूछा जाए टाइप 3 जो है फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर्स, तो कैन आई रीअरेंज द फॉर्मूला गिवन एंड से दैट सम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय मीन? मैंने सिर्फ इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया। अब मैंने n निकालना भी आप लोगों को सिखा दिया है व्हेन नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस, एंड फर्स्ट टाइप के अंदर हमने मीन या एवरेज निकालना भी सीख लिया था। सो अब अगर मेरे से सम पूछा जाएगा, I can do that because I know how to find n. I also know how to find mean. So this takes care of my problem. And let's have a look at the example. Find the sum of first 100 odd integers. Acha. Before I show you the answer or before I start solving it, I am hoping and I'm expecting that some of you must be trying to do it by yourself as well. So अगर आप इसको खुद करने की कोशिश करें या अगर आप इसके बारे में सोचें, फर्स्ट 100 ऑड इंटीजर्स हैं। सो पहला स्टेप तो हमेशा होता है सीक्वेंस बनाना। इसका सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? द सीक्वेंस विल स्टार्ट, फर्स्ट 100 ऑड इंटीजर्स है, सो पहला ऑड इंटीजर क्या होता है? 1। द सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सेकंड टर्म क्या होगी? सिर्फ ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस है, सो 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद वी विल टेक 3 एंड देन 5 एंड देन 7। But where will we end this sequence? Will we end it at 99? No. Why? Because अगर मैं 99 पे end करूंगा तो this will not satisfy the condition of the question. Question की condition क्या थी कि मुझे total 100 numbers चाहिए हैं, and अगर आप 1 से 99 तक जा रहे हैं and you are skipping one number in between, तो you will not take the first 100 odd integers. So अब कुछ लोग इसको mentally सोच रहे होंगे, अच्छा last number might be 199, last number of the sequence might be 201, last number of the sequence might be 197.
But I want you to get rid of this guesswork and use the formula that we learned in type 2. So हमने formula n का देखा था, L minus f over d plus 1. ठीक है? अब n की वैल्यू मैंने अभी आपको पिछले सवाल में हिंट भी कराया था दैट इन सम केसेस आपको n की वैल्यू गिवन होगी बट यू कैन यूज दैट वैल्यू टू फाइंड समथिंग एल्स. सो अगर मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने अभी आपको सिखाया, n इज इक्वल टू L minus f over d plus 1. N in this case is 100 because I am asked to find the first 100 odd integers का sum. ठीक है? So n की value 100 आ गई. I plugged in that. Last number I don't know. मैंने उसको unknown ही छोड़ दिया. I chose an unknown variable to define it. यहाँ पे L है. Minus the first number. First number of our sequence was 1. ठीक है? So L minus 1 हो गया. Divided by what's the common difference? अगर आपका सीक्वेंस इस तरह से है 1 3 5 7 बिकॉज यू टेकिंग ओनली ऑड टर्म्स, तो द कॉमन डिफरेंस इज 2. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया एंड देन आई एडेड अ 1 टू इट. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम एबल टू गेट टू द लास्ट वैल्यू व्हिच इज 199. So I am now very confident that my sequence looks something like this: 1 3 5 7 9 11 all the way up to 199. अब मैंने निकालना है इसका सम एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट आई जस्ट रोट ओवर हियर, ये वाला. सम इज इक्वल टू n इनटू एवरेज और द मीन. अब ये नंबर्स हैं सीक्वेंस में. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एवरेज. एवरेज ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस टाइप 1, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का एवरेज. सो फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज 199. उनका एवरेज आ जाएगा 1 प्लस 199 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 100. ठीक है, and now I need to find n. Do I need to find n? I don't need to find n. मुझे question में ही given है. And what is the value of n? लिखा हुआ था the sum of first 100 odd integers. So immediately मुझे पता चल गया that the value of n is also 100 and the average is also 100. So I will simply multiply 100 with 100 to get to the answer 10,000. ठीक है, I hope this is clear. If not, type in your question in the chat and I will take it towards the end as well. But I'll keep sharing this particular slide for a few seconds ताकि आप लोग इसकी detailed working को भी go through कर लें. So अभी तक हमने 3 types cover किए हैं. Type 1 जिसके अंदर average निकाला, Type 2 जिसके अंदर हमने number of terms in a sequence देखा, and Type 3 जिसके अंदर हमने sum निकाला using Type 1 and Type 2. सो टाइप 1 से हमने मीन की वैल्यू पिक की, टाइप 2 से हमने एन के फॉर्मूला को यूज किया एंड हमने टाइप 3 के अंदर सम निकालना देख लिया. एंड यूजुअली एसएटी के अंदर आपसे डायरेक्टली सम ही पूछा जाता है. नॉट ऑलवेज, बट इन मोस्ट केसेस द एग्जामिनर विल वांट यू टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस. सो डू नॉट बी अफ्रेड कि जी मैंने ए लेवल में मैथ नहीं पढ़ी, मैंने एफएससी में मैथ नहीं रखी हुई, तो ये सम ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस ये तो बड़ी मुश्किल कोई चीज होती है. नो, इट्स नॉट. इट्स द सेम formula. We just rearrange the formula to get to a particular answer. We rearrange the formula to bring it in a state that was easy enough for us to understand. ठीक है, चले, let's move on to type 4. Type 4 is also very interesting. It talks about a concept which is also very, very, very frequently tested on the SAT. So अगर मैं बात करूं averages के टॉपिक की, so averages के टॉपिक के अंदर एक तो मैंने आपको बता दिया that if you dig into the past papers, you will see कि एक पिछली टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, sum of numbers in a sequence, and then the second type which is also very common is finding the maximum and minimum possible average. ठीक है, अब इस सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे हो सकता है. अमंग 50 पीपल, सो मुझे यहाँ से इमीडिएटली क्या पता चल गया, द वैल्यू ऑफ एन और द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50. सो एन की वैल्यू 50 है. देयर बॉडी वेट रेंजेस फ्रॉम 110 टू 140. ठीक है, रेंजेस फ्रॉम का क्या मतलब होता है, 110 टू 140. रेंजेस फ्रॉम का ये मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे डैशेस लगाता 50 लोगों के वेट एंटर करने के लिए, ठीक है, इमेजिन करें ये सारे 50 लोगों की मैं वेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जिसका वेट सबसे कम है वो 110 होगा एंड जिसका वेट सबसे ज्यादा है वो 140 होगा. Nobody will have a weight less than 110
and nobody will have weight greater than 140. And there will be at least one person with a weight of 110 and at least one person with a weight of 140. मैं इसको I'll explain it again ताकि clarify हो जाए. So 110 से छोटा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता वेट, एंड 140 से ज्यादा नहीं हो सकता. एक ना एक ऐसा बंदा जरूर है जिसका वेट 110 है, अदरवाइज रेंज आपकी 110 से शुरू ना होती. एंड एक ना एक ऐसा बंदा जरूर है जिसका वेट 140 है, वरना रेंज 140 पे एंड ना होती. अब इन बिटवीन आई एम नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन कि जी बाकी जो एक 110 हमने एज्यूम नहीं किया. वी हैव टू, मतलब दिस इज अ फैक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, that there is at least one person with 110, at least one person with 140. In between जो लोग रह गए हैं, 48 people that are left out of total 50 people, उनका weight मुझे नहीं पता. I am not given the detailed information. What I am asked is to find the maximum possible and the minimum possible average. So think about it. पहले बात कर लेते हैं maximum की. मैक्सिमम एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज का फॉर्मूला, सिंपल एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. नंबर ऑफ नंबर्स तो मैं चेंज नहीं कर सकता, एज्यूम नहीं कर सकता, वो तो हमेशा 50 रहेगा, क्वेश्चन में गिवन है. बट सम जितना ज्यादा मैं एज्यूम कर सकूंगा, पॉसिबली गिवन द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन, द एवरेज विल बी हायर. जितना ज्यादा सम मैं एज्यूम कर सकूंगा, एवरेज उतनी हाई आएगी. Similarly, when I'm finding the minimum possible average, sum जितना कम होगा, it's the numerator, total average उतनी कम आएगी. अब 110 और 140 तो मैंने फिक्स कर दिया in the first and the last bracket. So if I want to find the maximum possible average, can I assume कि बीच में ये जो सारे dashes मैंने लगाए हैं, assuming 48 dashes, इन सारे लोगों का भी weight 140 है, maximum possible average निकालने के लिए? Yes, I can assume that. Why? Think about it. सोचें एक मिनट. Does इस लिहाज से सोचें, does it violate any condition given in the question? अगर मैं assume कर लेता हूं कि पहले बंदे का weight 110 है, बाकी सारों का 140 है. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी? टोटल 50 लोग हों. ठीक है, आई assumed 50. कोई यहाँ पे वायलेशन ऑफ द कंडीशन नहीं हुई. सेकंड कंडीशन क्या थी? रेंज इज फ्रॉम 110 to 140. So first term remains 110, no violation of condition, and last term remains 140, no violation of condition. अब बीच में 48 लोगों का मैं, because I'm trying to find the maximum possible average, तो मैं उनका maximum possible weight assume कर लेता हूँ. मैं 140 से ज़्यादा तो नहीं assume कर सकता, because ये question की condition violate कर देगा. So मैं 140 पे ही उन्हें भी fix कर देता हूँ. So 140 पे उन्हें fix कर दूंगा, उनका मेरे पास total एक sum आ जाएगा, एक बंदे का 110, बाकी 49 लोगों का 140. So 110 plus 49 into 140, उन सारों का सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50. यहां से मेरे पास मैक्सिमम एवरेज आ गई. इसी तरह मिनिमम एवरेज के लिए मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ? मिनिमम एवरेज के लिए मैं अज्यूम करता हूँ फर्स्ट पर्सन का 110 है, लास्ट पर्सन का 140 है, and in between the 48 people that are left, I can assume that their weight is also 110 kg. Again, I am not violating any condition of the question. I am staying in the defined limits of 110 and 140. The first term remains 110, the last term remains 140. The 48 people in between, I can choose them to have a weight of 110. ठीक है, because I am trying, objective को mind में रखें, I am trying to find the minimum possible average. So maximum की ये working है एंड मिनिमम की ये है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, बट क्वेश्चन के साथ भी दिखा लेता हूँ, स्लाइड के साथ. सो मैक्सिमम के लिए पहले बंदे का 110 ले लिया, सो देयर इज वन पर्सन विद द वेट ऑफ 110, एंड देन देयर आर 49 पीपल विद द वेट ऑफ 140, एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे मैंने टाइप 1 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बिकॉज द नंबर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस. इस तरह करके बन जाएंगे ना नंबर, 110, 140, 140, 140 ऑल द वे अप टू द लास्ट टर्म जो कि 140 रहेगी. सो ये सीक्वेंस में तो नहीं है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे डिफरेंस 30 है, फिर 0 होता जाता है, सो नो कॉमन डिफरेंस. सो आई कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला. सो ऑल आई एम यूजिंग इज द फार्मूला सम डिवाइडेड बाय एन, एवरेज का जो फार्मूला होता है. सो सम मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 50 किया, 139.4 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज. मिनिमम पॉसिबल के लिए मैंने क्या किया? 49 लोगों का वेट मैंने 110 एज्यूम कर लिया, एंड एक बंदे का मैंने 140 एज्यूम कर लिया.
So again, without violating any condition of the question, divided by the number of terms, and this is how I got to the minimum possible average. ठीक है, I hope this is also clear. Okay, so यहाँ पे हमने 5 types of questions आज cover किए. Let's go through them once again. हमने क्या 5 टॉपिक्स देखे, सब टॉपिक्स देखे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे, उनके लिए हमने क्या टेक्निक यूज़ की. So maybe take a picture of this slide, note down these formulas. These will be very, very useful when you're attempting the SAT averages topic. ठीक है. So first type of question क्या है? Average of numbers in a sequence, first term plus last term divided by 2. So basically the average of the first and the last term. उसी का हमने सब टाइप देखा था. Average of all numbers in a sequence is also given by the middle term. इसकी एग्जांपल रह गई है, but deliberately because I have a very level, मैंने आपको बताया था there are different levels of difficulty on the SAT. ठीक है. So level 5 difficulty का जो सवाल हो सकता है, maximum पॉसिबल जो मुश्किल सवाल एसएटी के अंदर हो सकता है. एसएटी वालों ने, कॉलेज बोर्ड वालों ने खुद भी उसकी रेटिंग डिफाइन की होती है. सो वो एक मेरे पास सवाल अवेलेबल है दैट वी विल यूज इन द प्रैक्टिस सेशन एट 2 p.m. and I will solve that entire question with you, and we will see that we will use this particular technique, that average of numbers in a sequence is always the middle term as well. So वहाँ पे हमारे पास ना लास्ट नंबर है ना फर्स्ट नंबर है, और हम फिर भी एवरेज निकालेंगे, एंड वी विल सी हाउ. बट फॉर नाउ गो बैक विद दिस नॉलेज. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मिडिल टर्म कैन ऑल्सो कम इन वेरी हैंडी. डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर टेक्निक. दिस इज मे बी मोर यूजफुल देन द फर्स्ट वन एज वेल. वो थोड़ी डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो जाती है. एंड SAT, like I talked about it yesterday as well, SAT में सवाल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किए जाते हैं. So this will be used also. Then we talked about the number of terms in a sequence. वहाँ पे हमने एक simple सा formula देखा, and it is up on the screen right now as well. The number of terms in a sequence is last number minus the first number divided by the common difference plus 1. फिर हमने sum of terms देखा, formula को rearrange किया तो sum of terms हमें पता चल गया. It is also given by the average times the number of terms in a sequence. And then we had a look at an example for maximum and minimum average. And maximum and minimum average का अभी जो मैंने सवाल कराया, this was fairly straightforward. सिर्फ एक condition थी range की, 110 से कम ना हो, 140 से ज़्यादा ना हो. We will have a look at another question जिसके अंदर there will be 2 conditions in the question, and then you have to really think about in every step कि आप कोई condition violate तो नहीं कर रहे. By the way, this is also a very useful way of attempting a question. When you're attempting a question and you are assuming values, taking different assumptions, always go back to the question and think to, मतलब ये एक self talk अपने आप को देते रहें कि am I violating any condition in the question? मैं क्या question की किसी condition को तो नहीं violate कर रहा. एंड अगर कर रहे होंगे आप तो इमीडिएटली यू नो यू डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू गो बैक टू द क्वेश्चन टू ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है. सो यूज दिस अप्रोच एज वेल. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस एंड पोलिनोमियल्स. ठीक है जी, फंक्शंस क्या होते हैं? मैं एक स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, जरा इसको समझने की कोशिश करें. ये लेफ्ट में जो येलो बॉक्स के अंदर है, फंक्शन इज सिंपली अ बॉक्स. ठीक है. कैसा बॉक्स है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर इनपुट देते हैं एंड यू गेट अ सर्टेन आउटपुट. ठीक है. कोई इनपुट दी और कोई आउटपुट निकल आई. इनपुट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय एक्स. कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस स्पेशली ऑन दी एसएटी आप देखेंगे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो यहाँ पे भी मैंने इनपुट को एक्स ही किया है. हमारे पास एक इनपुट थी एक्स, उसको हमने एक फंक्शन में डाल दिया. फंक्शन ने उसको किसी तरह से प्रोसेस किया और मुझे एक आउटपुट दे दी विच इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स, एफ ब्रैकेट एक्स, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं. इमेजिन करें फंक्शन को इस तरह की कोई चीज़ है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है और आपके पास कुछ गंदे कपड़े हैं. You put those dirty clothes in the washing machine and the product that you get is clean clothes and maybe dried clean clothes as well. So इस केस के अंदर फंक्शन क्या था? It was the washing machine which was doing the processing. Input क्या था? The dirty clothes that you put into the washing machine. Output क्या मिला?
द क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। सो मतलब सिंपल सा ये है, एक इनपुट दिया, उसको किसी तरह से प्रोसेस किया, आउटपुट मिल गया। अब ये प्रोसेसर जो है, ये फंक्शन जो है, ये किसी भी किस्म का हो सकता है। हो सकता है आप इसको कोई भी नंबर इनपुट दें, ये उसको डबल करे और आपको आउटपुट दे दे। हो सकता है आप इसको इनपुट दें, ये उसको हाफ करे और आउटपुट दे दे। हो सकता है आपको इनपुट दें, वो उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऐड करके आपको आउटपुट दे दे। सो ये बेसिकली हमारी बन जाती है इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखा होगा। सो यू नो कि 2x इज द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, कि वो इनपुट को क्या कर रहा है। ठीक है? इसके अंदर वी विल हैव अ लुक एट 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम इक्वेशंस को देखेंगे, हम टेबल्स को देखेंगे, कुछ नेस्टेड फंक्शंस देखेंगे एंड ग्राफ्स भी देखेंगे। अच्छा, now I want you to pay attention to the slides. I will also use my pen to give you a reference of where I am on the slide, ताकि हम लोग साथ साथ इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। सो पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस की। चलें, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। एवरी एलिमेंट इन डोमेन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज डोमेन। मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन की इनपुट जो होती है, उसको यूजुअली किसी अननोन वेरिएबल से वैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी, लेकिन हम एक्स से कर देते हैं। सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन सुनने में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, बट इट इज सिंपली ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट। आप कोई एक ऐसी, मतलब अगर वॉशिंग मशीन है, उसके लिए पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं? कपड़े हो सकते हैं। ये वाटर बॉटल उसके लिए इनपुट नहीं हो सकती। सो दिस विल नॉट बी इन द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इसी तरह कुछ इनपुट्स नहीं अलाउड होती किसी इक्वेशन में, एंड वी विल सी व्हाई। तो जो पॉसिबल वैल्यूज रह जाती हैं वो डोमेन होती हैं। सो कमिंग बैक, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट हैव वन आउटपुट इन द रेंज। सो अगर कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसकी एक आउटपुट लाजमी होनी चाहिए है। ठीक है? ईच इनपुट शुड हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट। ठीक है? ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने ये शर्ट डाली है अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर, तो मुझे उसकी आउटपुट एक ही मिल सकती है, जो कि शर्ट की ही कोई फॉर्म होगी। मैं शर्ट डालूंगा तो मुझे ट्राउजर नहीं आउटपुट में मिल जाएंगी, या शर्ट और ट्राउजर दोनों नहीं मिल जाएंगी। आई मीन इट्स अ वेरी, कह ले, चाइल्डिश रेफरेंस, बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड। इससे काफी ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी व्हेन यू आर थिंकिंग कि कौन सी डोमेन किस रेंज के साथ मैप होती है। कि एक एक्स की वैल्यू आपको एक ही वाई की वैल्यू दे सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनपुट की कोई एक वैल्यू दें और दो अलग अलग आउटपुट्स आ जाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि एक आउटपुट जो है वो दो अलग अलग इनपुट्स से आ रही हो। सो इट कैन वर्क द अदर वे अराउंड। ठीक है? सो अभी हम उसको इधर से देखते हैं। यहाँ पे मैप भी कुछ किया हुआ है। सो अगर आप देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है डोमेन में, विच इज द इनपुट, वो मैप हो रही है एक रेंज। रेंज इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट, और द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, हाउएवर यू वांट टू कॉल इट। सो 1 ने मुझे दे दिया p, सो यूनिक इनपुट की यूनिक आउटपुट आ गई, फाइन। 2 ने मुझे दे दिया q, यूनिक इनपुट की यूनिक आउटपुट आ गई, फाइन। अब 3 ने भी मुझे q दे दिया, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग इनपुट्स का एक ही आउटपुट निकलता हो। ठीक है? दिस इज टोटली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहां पे आप एक्स की वैल्यू 1 डालें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। एक्स की वैल्यू -1 डालें, आंसर क्या आएगा? वो भी -1 आएगा, वो भी 1 आएगा। ठीक है? सो एक्स की वैल्यू 1 डालें, आपके पास आंसर आया 1। एक्स की वैल्यू -1 डालें, आपके पास तब भी आंसर आया 1। सो टू डिफरेंट इनपुट्स कैन स्टिल गिव यू वन आउटपुट, but one input cannot give you two different outputs. I will repeat it if you want to note it down. Two different inputs can give you one common output. Yeah, two different elements in a domain, yeah, two different values of x can give you a common value of the function. But one value of x cannot give you two different outputs. ठीक है? वो फंक्शन नहीं होता फिर, दैट इज नॉट अ फंक्शन। जैसे दूसरे केस में है, ये वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 2, ये एक इनपुट
मुझे दो आउटपुट्स दे रही है, P भी दे रही है, Q भी दे रही है. नो, दिस कैन नॉट वर्क. वन इनपुट कैन नॉट हैव टू आउटपुट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. यहाँ पे इसीलिए क्रॉस लगा हुआ. ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन. लेट्स मूव ऑन एंड सी के वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है. अब ये तो इक्वेशन से, या जैसे ऊपर मैंने आपको ये नंबर्स ही लिख दिए थे 1 2 3 पी क्यू आर, यहाँ से तो बड़ा क्लियरली पता चल गया विच इज अ फंक्शन विच इज नॉट अ फंक्शन. बट इफ यू आर गिवन अ ग्राफ, हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर द ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन. हम अभी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे हैं. सोचें, मैंने हिंट भी दे दिया, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है. You need to somehow identify whether it is a function or not a function. Think about it. Simple तरीका है. When you are given a graph, try and draw vertical lines. इसीलिए इसको vertical line कहते हैं, vertical line test कहते हैं. Try and draw vertical lines on different parts of the graph and see if that vertical line that you draw intersects the graph at only one point or more than one point. Agar it intersects at more than one point, then that means it is not a function. But if it intersects at only one point, at one unique point, then it is a function. ठीक है. So पहला केस देखते हैं. यहाँ पे हमने vertical lines draw की different parts पे. ये इसको let me use my pen again. यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की. Wherever I draw a line, I see that this line intersects at only one point. सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है, hence this is a function. ये दूसरा ग्राफ देखें. यहाँ पे अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, this is cutting the graph at 2 points. This is cutting the graph at 2 points. This is cutting the graph at 2 points. यहाँ पे भी intersect कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है. So if it is intersecting at more than one point, then this is not a function. Similarly for this one, कोई भी vertical line draw की, जैसे यहाँ पे एक हुई हुई है, then it is intersecting at more than one points. यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, hence it is not a function. So ये simple हमने देख लिया. Function होता क्या है, domain क्या होती है, range क्या होती है, how do you tell from a set of numbers whether it is a function or not, and how do you tell from a graph whether it is a function or not. अब ये हमारे basics establish हो गए हैं. Now we can move on to see what type of questions we can expect. उससे पहले this is मतलब thought provoking exercise, a practice exercise for you all to see कि इनमें से कौन सा function है या नहीं है. So I'll give you about 30 seconds. मुझे chat box के अंदर answers चाहिए. पहले ए की बात करते हैं. इज ए अ फंक्शन और नॉट. चैट बॉक्स मुझे आज व्यू भी हो रहा है वैसे, लेकिन अदरवाइज जस्ट टाइप इनटू इट एंड माय टीम विल गिव द करेक्ट आंसर इन अ कपल ऑफ मिनट्स एज वेल. इज ए अ फंक्शन? ठीक है, ओके, ए इज अ फंक्शन. अक्सर रिप्लाई ज्यादातर ये आ रहे हैं. ओके, जिनसे नहीं हुआ, टेक मोर टाइम एंड थिंक अबाउट जस्ट ऑप्शन ए राइट नाउ. ठीक है, ज्यादातर रिप्लाईज आ रही हैं इट इज अ फंक्शन. इज बी अ फंक्शन? अच्छा, यहाँ पे मिक्स रिप्लाईज आ रहे हैं. यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है. यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है. For those of you who say it is not a function, type into the chat why is it not a function? क्यों नहीं है बी फंक्शन? I can see ज्यादातर रिप्लाईज यही आ रहे हैं, no it is not a function, but why is it not a function? Exactly, somebody wrote two outputs. ठीक है, सो ये लिखा हुआ है कि अगर आप देखें, जो ए आपकी इनपुट है, एक इनपुट से आपको दो आउटपुट्स मिल रही हैं. आपको क्यू भी मिल रहा है, आपको आर भी मिल रहा है. दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अ फंक्शन. इज सी अ फंक्शन? अच्छा, सी इज अ फंक्शन. इसके अंदर देखें, एक डोमेन मिस हुई हुई है. डोमेन के अंदर एक वैल्यू बी है, वो मिस हुई हुई है. डज दिस कॉज अ प्रॉब्लम? नो इट डज नॉट. सो सी इज ऑल्सो आंसर्ड. डी को भी देख लें इसी तरह. ये तो बड़ा सिंपल है. एवरी यूनिक इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट, सो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. ठीक है, सो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया. हैव अ लुक एट दिस वन. सो अभी आप लोग अपने फ़ोन्स पे या अपने लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे इसको व्यू कर रहे होंगे, तो लाइन उस तरह तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन आई एम श्योर यू हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन. उसके ऊपर ग्राफ को ड्रॉ करके, या मतलब वैसे भी सोचें
कि अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी या एक जगह पे? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्राफ ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये वाले की बात करते हैं, दिस वन। ओके, इज इट अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? यस इट इज अ फंक्शन। मैं कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, लेट्स सी। यहाँ पे किया अगर मैंने, सॉरी अबाउट द नॉन वर्टिकल लाइन, इतनी सीधी नहीं है, but yes, wherever I draw it, it intersects at one point, so it is a function. How about the second one? The second one is not a function. Absolutely right, because if I draw a line, it cuts at two different points. How about the third one? Third one थोड़ा different type of graph है। ये आमतौर पे जो हमने absolute value पढ़ी थी, इस तरह करके ये उसका ग्राफ होता है, उसकी इक्वेशन का। ओके, yes a function, yes a function, ज़्यादातर रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, so I think you guys are getting a hang of it. Absolutely yes, great. Okay, let's move on. Functions with equations. अब मैं आसान चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कवर करना है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी होगा। सो या लेट्स मूव ऑन। लीनियर इक्वेशंस, फंक्शंस के अंदर लीनियर इक्वेशन किस तरह टेस्ट होती है, हमने हार्ट ऑफ अलजेब्रा में भी देख लिया था, लेकिन उधर फ़र्क क्या होता था, उधर y इज इक्वल टू 2x+3 लिखा होगा, यहाँ पे फंक्शन की टर्म्स में लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x+3। अब अगर मुझे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज I will simply plug in this value of x in the chat, in the chat कह रहा हूँ, मेरी नज़र साथ साथ chat पे थी, in the equation, ठीक है। So f of x is equal to x+3, simply मैं x की जगह 2 डाल दूंगा, 2 + 3 5 आ गया, ठीक है। बेबी क्वेश्चन, इतना आसान तो नहीं आता होगा, यू राइट, नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या है? ज़्यादातर ये आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर क्या हमें चैलेंज आ सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग। नाउ इट इज। अच्छा, g ऑफ x इज इक्वल टू ax² + 24, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द फंक्शन g डिफाइंड अबव, सो फंक्शन भी हमेशा f से नहीं डिफाइन होता, फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय g, h, एनी अदर अल्फाबेट, एनी अदर वेरिएबल से उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इस केस में g से डिफाइंड है। एनीवे, given the function g of x is equal to ax² + 24, g of 4 is equal to 8। सो आपको बता दिया गया है कि अगर आप x की वैल्यू 4 डालेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। ओके, अब मैं x की वैल्यू 4 डालता हूँ, लेट्स सी। 6 4 स्क्वायर इज 16, सो 16 आ गया। 16a + 24 इज इक्वल टू, आंसर मुझे बताया हुआ था 8 है, ये मैं ये वाली हिंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी -1। जब a की वैल्यू मैं इसमें प्लग इन कर दूंगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -x² + 24। और फिर उसने मेरे से पूछा क्या है, उसने a की वैल्यू नहीं पूछी, उसने मेरे से g ऑफ -4 पूछा है। सो वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ a, I can properly define this function, and after I have properly defined this function, I can plug in the value of x which is given -4, और मेरे पास वैल्यू ऑफ y या वैल्यू ऑफ g ऑफ x, वैल्यू ऑफ द फंक्शन या आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो ये सिंपली वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, एंड हियर इज द सॉल्यूशन इन डिटेल एज वेल। सो हमने यहाँ तक समझ लिया था, a की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी थी, फिर हमने फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर दिया, वो आपके पास ये बन गया था -x² + 24। वंस आई डिफाइन दैट, मुझे पता था मैंने g ऑफ -4 निकालना है, मैंने सिंपली -4 की वैल्यू प्लग इन कर दी इसमें, एंड आई गॉट टू द आंसर व्हिच इज 8। So our final answer in this case is 8. I will leave this slide for a few seconds so you can note down the working as well in case some of you got lost in between. ठीक है, इसको एक दफा देख लें। Start by solving for a, जो unknown होता है कोशिश किया करें उसको पहले solve करके get it out of the way. Once that is done and you know the function, then it's fairly simple. Okay.
टेबल्स पे आ जाते हैं। सो टेबल्स टू मोस्ट स्टूडेंट, मोस्ट कहना आई थिंक गलत होगा, टू सम स्टूडेंट्स आर क्वाइट हॉरर स्टोरी, क्वाइट डॉन्टिंग, क्वाइट डिफिकल्ट। टेबल्स देख के ही डर लगता है कि टेबल्स आ गए हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। टेबल्स वाले सवाल तो नहीं होते। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बिलीव मी, जो कि सवाल पढ़ने से पहले कह देते हैं टेबल वाला सवाल है, नहीं होगा। बट you have to make yourself comfortable with it, and this is the reason I you know specially included a table question in this, ताकि मैं आपको दिखा सकूं वो कितने सिंपल तरीके से फंक्शंस में एटलीस्ट सॉल्व हो सकता है। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ टेबल, आप टेबल को गो थ्रू करें। एक्सक्यूज मी। एक्स की वैल्यू आपके पास है 135, और उसके साथ आपको उसकी आउटपुट की या फंक्शन की वैल्यूज गिवन है 5, 13 एंड 21। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सम वैल्यूज ऑफ द लीनियर फंक्शंस f आर शोन इन द टेबल अबव, which of the following defines f? Very good. I see some of you already answering the question, which is by the way very good. So I think you took less than 20 or 30 seconds, which is great speed by the way. um, लेकिन I will still explain it for those who are unsure कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको इमेजिन करें कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। सो एक सेट ऑफ वैल्यूज क्या है 1,5, जो पहली आपके पास वैल्यू है ये, इसको आप 1,5 समझ लें ऐसे। दूसरी वैल्यू आपके पास 313 है। आप इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें। इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c, I'm sure you all know how to do it, but this might be a bit time taking as well. सो हमारे पास एक और ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस तो गिवन है ना, आंसर, दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टू सॉल्व एमसीक्यूज। आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम अवेलेबल होती हैं। सो व्हाई डोंट यू जस्ट प्लग इन एंड चेक व्हिच वैल्यू विल बी करेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं पहली इक्वेशन को टेस्ट करना चाह रहा हूँ इफ इट वर्क्स और नॉट। मैं कोई भी x की वैल्यू उठा लेता हूँ एंड आई विल सी विल आई गेट टू द डेडिकेटेड y वैल्यू और नॉट। अच्छा, यहाँ पे देयर कैन बी अ ट्रैप। हो सकता है एक से ज़्यादा इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही हो टू अ फ्यू वैल्यूज, लेकिन फिर आपको ज़्यादा वैल्यूज टेस्ट करनी पड़ती हैं अनलेस यू डिसप्रूव कि जी ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो पहली वाली को देखते हैं 2x+3, एंड लेट्स से आई एम प्लगिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो 2x+3 में अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, तो 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 + 3 इज 9। मुझे ये पता चल गया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली में x की वैल्यू 3 डाल देता हूँ। 3 टाइम्स 3 9 + 2 11, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज़ मेरे पास 13 आना चाहिए था। इसको देख लेते हैं ऑप्शन सी को, 4x + 1। अगर मैं x की जगह 3 डाल देता हूँ, जो कि ये वाली वैल्यूज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13। ओके, दिस इज़ सैटिस्फाइंग दिस वन। अभी मैं इसको इधर, लेकिन फाइनल आंसर नहीं मैंने दिया। आई एम ट्राइंग टू सी कि क्या ऑप्शन डी भी सैटिस्फाई तो नहीं करती बाय चांस। 5 into 3 15 होता है, तो 13 हमारे पास आना चाहिए था। नो, इट डज नॉट वर्क, सो आई कैन से सेफली दैट माय आंसर इज सी। सो अभी तो मैं आपको समझा रहा था, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे थे, देख रहे थे, बट जिन्होंने आई थिंक लेस देन 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स में किया है, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव यूज्ड द सेम टेक्निक, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों ने इसको क्या इसी तरीके से किया है या किस तरह से किया। ठीक है, सो द अदर वे इज to find the equation of the line, जो मैंने आपको ऊपर y is equal to mx plus c बताया, but not everybody knows how to maybe find the equation same. Okay, so लोगों ने लिखा है we solved it by the same method, plugging in. So yeah, if it's working for you, well and good. This is the, I think, the fastest approach to solve such questions. ठीक है जी। nested function, nested function क्या होते हैं? nested function का ये मतलब होता है a function within a function. So किस तरह से उसको अक्सर represent किया जाता है? समझे आपके पास एक function है f of x, एक आपके पास फंक्शन है g ऑफ x। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड f ऑफ g ऑफ x, दिस इज ए नेस्टेड फंक्शन। आपसे कहा जाए, अब कोई और फंक्शन है h और k है, आपसे कहा जाए फाइंड k ऑफ h ऑफ x, ठीक है। दीज आर नेस्टेड फंक्शंस। आप लोगों ने आई एम श्योर देखे होंगे, शायद इनका नाम इस तरह से ना पढ़ा हो या याद ना हो, लेकिन नेस्टेड फंक्शन इसको कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, f of x is equal to 5x plus 4 and g of x is equal to 3x square minus 2.
यू आर आस्क्ड टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ टू। सो आप क्या करें, इसका तरीका ये होता है, जो जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे जी ऑफ टू अंदर लिखा हुआ है, उसको पहले सॉल्व कर लें। उसको सॉल्व करें, जी ऑफ टू का आंसर यहाँ पे निकाल के लिख लें। ठीक है, एक सर्टेन आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी मैं आंसर डिस्प्ले भी करता हूँ, सर्टेन आंसर आ जाएगा। अब मैं, आई एम नॉट गिविंग यू द राइट आंसर राइट नाउ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आंसर 10 आता है, एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब आपके पास ये रीअरेंज करके क्या बन गया, पहले आपने निकालना था एफ ऑफ जी ऑफ टू। जी ऑफ टू की वैल्यू अगर 10 आ जाती है तो यू कैन से फाइन, अब आपका ये बन गया एफ ऑफ 10। एंड यू सिंपली नो कि आपके पास जो एफ का फंक्शन गिवन था यहाँ पे, अब आपने सिंपली इसके अंदर 10 की वैल्यू प्लग इन करनी है। सो ये इस तरह से सॉल्व होता है। इस केस के अंदर हम पहले जी ऑफ एक्स को सॉल्व कर, ओह बाय द वे वाकई 10 आता है, दिस वाज अ वाइल्ड गेस। ठीक है, जी ऑफ टू हमने सॉल्व किया, 10 आ गया। अब मेरे पास ये बन गया, उप्स, नेक्स्ट स्टेप कि मैंने एफ ऑफ 10 निकालना है। एफ ऑफ 10 मैंने निकाला, 5x प्लस 4 उसकी इक्वेशन गिवन थी, ये मैंने पॉइंट भी किया हुआ है। x की जगह 10 प्लग इन कर दिया, 5 टाइम 10 50 हो गया, 50 प्लस 4 54 आपका आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच सॉल्वेबल इन अबाउट 15 सेकेंड्स, व्हाट, मतलब 20 सेकेंड्स मैक्सिमम। बस नेस्टेड फंक्शन से ज़्यादा डरना नहीं है। इनर मोस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, जैसे हमने जी ऑफ टू को किया। वंस यू सॉल्व जी ऑफ टू, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी नेक्स्ट पिछली वाली ब्रैकेट की वैल्यू बन जाएगी। जैसे 10 आई तो एफ ऑफ 10 बन गया था, फिर आपने एफ ऑफ 10 के लिए सॉल्व कर लिया। एफ ऑफ 10 के लिए सॉल्व करने का क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर जो अननोन एक्स है उसकी जगह 10 प्लग इन कर देना है। इसी तरह हम जी ऑफ टू निकाल रहे थे, उसका क्या मतलब था, फंक्शन के अंदर जो अननोन वैल्यू थी एक्स, उसकी जगह हमने 2 प्लग इन कर दिया था। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये सवाल मैं चाहता हूँ पहले आप लोग एक दफा देखें, इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। The complete graph of the function f is shown on the xy plane. For what value of x is the value of f of x at its minimum? अच्छा, so अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, आज दिन तक आई गेट कंफ्यूज्ड बाय एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। द वे आई डिफाइन इट इन माई हेड इज, मैं एफ ऑफ एक्स को सिंपली वाई बोलता हूँ। सो अभी तो आई एम टीचिंग यू गाइज, आई वांट टू गिव यू द राइट कॉन्सेप्ट्स, आई वांट टू गिव यू द राइट टर्मिनोलॉजी, सो आई एम कॉलिंग इट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। बट व्हेन आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन अलोन, द वे आई डू इट इज, मैं इसको इस तरह से पढ़ता, द ग्राफ इज गिवन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ वाई मिनिमम। ठीक है, सो आई वुड कंसिडर इट द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज ज़्यादातर सवाल जो हम एक्स वाई प्लेन के यूज टू होते हैं, सो मैं फंक्शन को अक्सर y ही बोल रहा होता हूँ। सो अगर आपको फंक्शन का वर्ड कंफ्यूज करता है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट एज y। ठीक है, so I see that there are already some people giving answers in the chat, which is again very, very good news. And I think functions is one topic where you guys have a good command on, and it's great because functions ke bahut zyada sawal aate hain on the SAT. And if you're able to solve these questions at the same pace that you're doing right now, you can get a very good score in the SAT math portion, and you can get into very good universities like lumps. ठीक है, अच्छा, सो कैसे कर सकते हैं इसको, द कंप्लीट ग्राफ इज गिवन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इट्स मिनिमम। सो सिंपल, उसने पूछा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फैंसी सा ग्राफ बना दिया। वो पूछ रहा है कि जब y की वैल्यू मिनिमम है, कहाँ पे है मिनिमम, मैंने यहाँ तक ही सवाल पढ़ा कि यहाँ पे है y की वैल्यू मिनिमम। ए मतलब मैंने सर्कल नहीं किया पॉइंट को, लेकिन रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे है। ठीक है, ये सर्कल। अब इधर सिर्फ आपने सिंपली रीड कर लेनी है x की क्या वैल्यू है। ये 0 है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, वो -3 होगा, और सिंपली आपने उसको आके चेक कर लिया कि -3 की जब x की वैल्यू है, वहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है। ऑल्सो वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड आई डोंट नो मतलब व्हाई डू दे गिव सच एन ईजी क्वेश्चन, बिकॉज़ इसके अंदर ऑल यू हैव टू डू इज़ यू लिटरली जस्ट हैव टू सी कि ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, मैंने आइडेंटिफाई करके उसको लेफ्ट पे सर्कल भी लगाया हुआ है, एंड देन यू जस्ट हैव टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है, आगे चलते हैं।
पोलिनोमियल्स की बात करते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच टेक्स अप सम ऑफ योर टाइम टू बी ऑनेस्ट। सवाल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट हाई। It's an easier question, it's a fairly easy question, but the only downside is that it takes you some time to solve it, ठीक है। एंड अभी मैं नोटिस कर रहा था, जब हम पिछले सवाल कर रहे थे, अभी मैं सवाल पढ़ ही रहा होता था एंड आई वुड स्टार्ट सीइंग आंसर्स ऑन द चैट बॉक्स एज वेल, बट फॉर दिस वन आई डोंट सी एनी आंसर्स right now, which means के which proves कि this is a question which takes some time। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा, लेकिन मैं वर्बली आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं वंस वी गो थ्रू द क्वेश्चन टुगेदर। एग्जाम्पल क्या है, देर इज एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री is equal to x cube plus 6x square plus 7x minus 6। सो मेरे पास एक इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक लंबी चौड़ी टर्म है और जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर एक लंबी चौड़ी टर्म है। ये इक्वेशन जो है ये इन टर्म्स ऑफ x है मोस्टली, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे एक अननोन वैल्यू है विच इज b, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो उसके साथ अटैच्ड होता है, जो उसकी साथ वाली टर्म होती है। सो x का कोफिशिएंट क्या है, b है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, अगर मैं ये पहली पर्टिकुलर ब्रैकेट की सिर्फ बात करूं। सो इस तरह के सवालों, और हमने निकालना क्या है, हमने इसमें वैल्यू ऑफ बी निकालनी है। सो इस तरह के सवालों में करते ये हैं कि यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड एक्सपैंड द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो आप ये जो पहली ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर दें और एक ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दें। So once you expand the equation, then you collect common terms। common terms का मतलब ये है x स्क्वायर के सारी टर्म्स को एक तरफ कर लें, x की सारी टर्म्स को एक तरफ कर लें, और जो विदाउट एनी x या कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें। एंड देन आपके पास एक राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है। फिर आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इसको इधर स्लाइड पे देखिए। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा चलें, पहले इसको देखते हैं, इसी पे लिख के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस थ्री से। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा कर लें, फिर आप एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, और आप देखेंगे जिसके अंदर आपके पास अननोन, जिसके अंदर आपके पास बी आ रहा है, हो सकता है इसमें बी आ रहा हो सकता है इसमें बी आ रहा हो। फिर आप एक्स के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से कंपेयर कर लें। राइट हैंड साइड वाला इस केस में 7 है, वट एवर इट इज, जो भी आ रहा होगा आप उससे कंपेयर कर लें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, आई विल एंड शो एंड आई विल स्टार्ट इट अगेन। Okay. Can we switch to the slides on the on my laptop, please? या चले, अच्छा नहीं रहने दीजिए प्लीज, इट इज वर्किंग नाउ। अच्छा, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक पे विच इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमने कवर कर लिया था इनफैक्ट विद द लास्ट एग्जांपल। अब हम आ गए हैं एक्सपोनेंट फंक्शंस के ऊपर। अच्छा, एक्सपोनेंट फंक्शंस जो हैं ये किस किस्म के होते हैं, ये मैंने एक बड़ी सी इक्वेशन आप लोगों को दे दी है विद द ऑब्जेक्टिव कि आप इस इक्वेशन को याद कर लें, प्रिंट आउट निकाल के कहीं दीवार पे लगा लें, लैपटॉप का वॉलपेपर बना लें, वट एवर, बिकॉज ये फार्मूला आई हैव सीन टाइम एंड अगेन। ये इतना सिंपल फार्मूला है एक एक्सपोनेंट इक्वेशन का, एंड एवरी टाइम स्टूडेंट्स सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दे गेट कंफ्यूज्ड। मतलब इट्स जस्ट वन फार्मूला दैट यू नीड टू नो। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करना है, यू यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b पावर x, ठीक है, b रेस्ड टू द पावर x। अब यहाँ पे a क्या है, a इज द बेस। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन सारी चीजों का क्या मतलब है। a इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कह लें इस तरह से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस तरह यूज होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इन अ सर्टेन क्या नाम है, अच्छा ये रीसेंट उसको कर लेते हैं, सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं विच इज़ रादर अनफॉर्चुनेट कि जी एक पेंडेमिक आया हुआ है, वायरस फैल रहा है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। सो इनिशियली 10,000 पीपल गॉट इन्फेक्टेड लेट्स से।
सो यहाँ पे आपकी जो ए की वैल्यू है वो 10,000 हो गई। फिर आपकी बेस आ जाती है। बेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि एट एवरी 10 आवर्स 3 more people are infected या the rate of infection is spreading at 15%. सो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी बेस बनेगी और वहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा x। उसको एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं। अगर मैं टाइम वेरिएबल की बात करूँ तो ये आपका जो टाइम वेरिएबल होता है ये यूजुअली आपकी पावर बन जाती है। बिकॉज़ आप बेसिकली डिफाइन कर रहे थे पिछले केस में मैंने फंक्शन जो डिफाइन किया था जब मैंने आपको फार्मूला दिया x वाज़ द इनपुट एंड y वाज़ द आउटपुट, इस तरह से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था। इस केस के अंदर t इज़ द इनपुट, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ रिसर्चर एस्टिमेट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ डिक्लाइनिंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 0.6%. If the current population of the city is 80,000, so 80,000 current population है, initial value है, constant value है, a की value है जो हमने formula में देखी थी. Which of the following expression appropriately models the population of the city after t years? So उसने आपको कहा है कि मुझे एक equation चाहिए. Information आपको ये given है कि जो आपकी initial value है वो 80,000 थी और एक चीज़ आपको और ये गिवन थी कि डिक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन एट अ रेट ऑफ 0.6% और टी इयर्स बाद आपने उसको देखना है। ठीक है? सो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है एट अ रेट ऑफ 0.6% पर ईयर तो 0.6% मीन्स 0.006। अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ आई विल सिंपली डिवाइड इट बाय 100। नो प्रॉब्लम्स हियर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको ट्रायल एंड एरर से भी समझा दिया था, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मैं आपको सारा सॉल्यूशन पहले दिखाई देता हूँ, ठीक है? अगर कोई चीज़ पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है, तो वो 1 में से माइनस होगी, ठीक है? बिकॉज़ वो डिक्रीज़िंग ट्रेंड पे है, तो हम उसको 1 व्हिच इज़ द टोटल पार्ट या व्हिच इज़ द टोट हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम उसको माइनस करके लिखेंगे। सो 1 माइनस 0.06 इनिशियल वैल्यू आपके पास थी 80,000 उससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन जो पूरी ब्रैकेट होती है 1 माइनस 0.06 वाली पूरी ब्रैकेट व्हिच इज द रेट ऑफ डिक्रीज उस पूरी ब्रैकेट को यू विल रेज इट टू द पावर which is asked in the question in this case उन्होंने कहा था after t years so कौन सी ऑप्शन फिर सही बैठती है ऑप्शन नंबर ए why is option b wrong because उसके अंदर power of t जो है वो ब्रैकेट के अंदर है which is not correct सी तो हमारा फॉर्मूला ही नहीं यूज करी और डी क्यों गलत है बिकॉज किसी ने आई सॉ आंसर डी दिया भी था when you're given the information and you're clearly given this particular information कि कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो then you have to subtract it from 1 because it is on a decreasing trend total portion में से minus हो रहा है so that's how you get to this answer. I wanted to save last 15-20 minutes for this topic because I wanted to take some questions as well. And I think we have exactly 20 minutes, which means we're on time. So let's talk about what complex numbers is. Complex numbers ka, I mean, just word from you guys on the chat. How many of you, maybe only those people can write into the chat who already know what a complex number is and who are aware, yeah, who have studied complex number one way or the other. अक्सर लोगों ने आई थिंक मेरा जो खास तौर पे एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट 10 इयर्स ज़्यादातर लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसएटी में नहीं देखा होता 2016 के अंदर ही ये टॉपिक ऐड हुआ है वैसे तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ ज़्यादातर मैसेजेस आ रहे हैं हैवंट सीन इट ओके कुछ ने कहा है अयोटा ओके सो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को हम पहले इसको इसकी थ्योरी समझ लेते हैं ठीक है हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं ठीक है इज माय स्क्रीन शेयर ओके इट्स वर्किंग व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स numbers that are not present on the number line these are imaginary numbers ठीक है सो ये नंबर्स असल में एग्जिस्ट नहीं करते ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं दैट वी यूज to solve certain type of problems in real life as well and to solve certain types of questions on the SAT as well आहिस्ता आहिस्ता हम उस स्कोप पे जाएंगे जब रियल लाइफ उस पे आएंगे सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं ठीक है
अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अच्छा चलें, योर कैलकुलेटर कैन नॉट सॉल्व दीज। वेल, some advanced calculators can help you find complex numbers as well, so this is partially correct, I would say. एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, यू एबल टू फाइंड इट्स वैल्यू, राइट? चाहे डेसिमल में हो, चाहे होल नंबर में हो। अंडर रूट ऑफ 15 निकालना है, निकल आएगा 3 पॉइंट समथिंग। अंडर रूट ऑफ 20 निकालना है, निकल आएगा 4 पॉइंट समथिंग। अंडर रूट ऑफ 16 निकालना है, एग्जैक्टली 4 आ जाएगा। बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ -5 निकालना है, हम तो शुरू से लिखते आए हैं ना, अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें हेल्प करते हैं उनको समहाउ डिफाइन करने में। सो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाली चीज़। हम हर इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने के लिए इसी को बेस बनाते हैं। हम वी विल से दैट द नेगेटिव 1 अंडर रूट इज इक्वल टू दिस फैंसी आई कॉल्ड अयोटा। सो इसको अयोटा बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं यूजुअली, एंड इट इज रिटन एज अयोटा। ठीक है? सो -1 का जो अंडर रूट होता है दैट इज कॉल्ड अयोटा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन ऑफन बी रीअरेंज्ड टू इंक्लूड अयोटा। ओके, ठीक है। सो अभी तक हमने सिर्फ यही बात समझी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स, दोज आर नॉट रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो एक बेस होती है, अंडर रूट ऑफ -1 होती है, जिसको हम अयोटा कहते हैं। ठीक है? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस अयोटा को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में कैसे कर सकते हैं। ये देखें, जो लास्ट पॉइंट आया अब आपके पास। इमेजिन करें कोई आपको कहता अंडर रूट -9 को सिंप्लीफाई करो। पहले तो हम लिख देते थे अनडिफाइंड। अब हमने क्या किया, हमने अंडर रूट ऑफ -9 को ब्रेक कर दिया। एक दफा हमने अंडर रूट ऑफ 9 लिख दिया या स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ये प्रॉपर्टी होती है, आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स हों, लेट्स से a मल्टीप्लाइड बाय b, you can break it into under root a into under root b। ठीक है? So this is a property that you can use। So स्क्वायर रूट ऑफ -9 को मैंने दो नंबर्स में तोड़ दिया, -1 इंटू 9 कर दिया, और फिर मैं -1 के स्क्वायर रूट को अलहदा ले गया यहाँ पे, एंड मैं अंडर रूट 9 को अलहदा ले गया। अब अंडर रूट 9 आई नो इट इज़ अ रियल नंबर, वो उसकी वैल्यू 3 होती है, सो वो 3 आ गई। और अंडर रूट -1 इज कॉल्ड अयोटा, सो मैंने 7 अयोटा लिख दिया। सो अगर कोई मेरे से पूछे 3 अयोटा क्या है, आई कैन इमीडिएटली से, मतलब अगर कोई मेरे से पूछे माइनस अंडर रूट 9 क्या है, आई कैन इमीडिएटली रिप्रेजेंट इट एज एन इमेजिनरी नंबर इन टर्म्स ऑफ अयोटा। ठीक है? इसी तरह हम थोड़े सारे चलें क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में भी देख लेंगे, बट after the session try and represent under root -16, under root -25, under root -169 in terms of iota। करना आपने वही है, आपने -1 अंडर रूट को अलहदा कर देना है और कांस्टेंट टर्म को अलहदा छोड़ देना। ठीक है? चलें आगे देखते हैं। अच्छा, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये ऑल्दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स से बाय रियल नंबर्स में भी ले जाता है। देखें, अंडर रूट ऑफ -1 को तो हमने डिफाइन कर दिया अयोटा की टर्म्स में। ठीक है? अब अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं इस हाइलाइटेड पोर्शन में, तो पहली साइड स्क्वायर होगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा -1, और दूसरी साइड पे रह जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है? सो इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड्स कर दूं, तो ये हो गया -1 अंडर रूट का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और राइट साइड पे मेरे पास अयोटा था तो वो भी स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे पास बन जाएगा -1 इज इक्वल टू अयोटा, विच मीन्स कि ये सेकंड प्रॉपर्टी है विच यू नीड टू लर्न, एंड मैं इसके ऊपर इसीलिए बहुत सारे टिक्स लगा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू दैट यू नीड टू मेमोराइज। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1 होती है। डिराइव कहाँ से हुई है वो भी दिखा दी। अब अगर आपको कोई कहे अयोटा क्यूब को सिंप्लीफाई करें, यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा। कर सकते हैं। टोटल पावर 3 थी, मैंने 2 पावर्स को अलहदा कर दिया, एक पावर को अलहदा कर दिया। अब जो मैंने 2 पावर्स को अलहदा किया है, आई नो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर इज -1, so I can say that -1 times iota makes minus iota, so iota cube is also equal to minus iota। ठीक है? इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आप चार्ट पे साथ साथ लिखते जाएं।
इसी तरह अब मैं अयोटा पावर 4 को सिंप्लीफाई अगर करना चाहता, लेट्स से अयोटा पावर 4, यहाँ से इसको समझ लेते हैं। मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर में, बिल्कुल कर सकता हूँ। अयोटा स्क्वायर -1 होता है और दूसरा अयोटा स्क्वायर भी -1 होगा ऑब्वियसली। सो -1 टाइम्स -1 मेक्स 1। सो दैट मीन्स अयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। सो अक्सर ऐसे हो सकता है आपको इस तरह आ जाए, अयोटा पावर 10 को सिंप्लीफाई करें, अयोटा पावर 30 को सिंप्लीफाई करें, 32 को सिंप्लीफाई करें। तो फिर आप इसको ब्रेक कर दें, अयोटा स्क्वायर को अलहदा कर दें, बिकॉज यू नो अयोटा स्क्वायर्स वैल्यू विच इज -1। सो अयोटा पावर 10 को अगर हम कर रहे हैं तो उसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अयोटा स्क्वायर होल पावर 5। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 पावर 5 होता है -1। सो आपका अयोटा पावर 10 मीन्स -1। सो ये आपको रियली यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं क्वेश्चंस ऑन दिस। मैं बल्कि इसको एंड शो करके दोबारा खोलता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ दैट यू शुड प्रैक्टिस आफ्टर द सेशन, ठीक है? सो मेक श्योर यू ट्राई एंड रिप्रेजेंट दीज। हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेशन में भी ज़्यादातर देख लें। इनको सिंप्लीफाई करना है आपने, अयोटा पावर 25, अयोटा पावर 31, अयोटा पावर 8, अयोटा पावर 38, ठीक है? इन चारों को सिंप्लीफाई करने की आप कोशिश कीजिएगा। नोट कर लें एंड देन आई विल मूव ऑन। सो इसके क्या आंसर होने चाहिए? चलें जी, लेट्स मूव ऑन। यूजिंग अयोटा टू कंप्यूट एक्सप्रेशंस। सो देखें, हमें जब हमने अलजेब्रा पढ़ी हुई है बचपन से, हम क्या करते हैं अलजेब्रा के अंदर सिंपल जिस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करते हैं, उसी तरह से अयोटा के अंदर भी यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो जहाँ पे हम कहते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, वी कैन ऑल्सो से अयोटा प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा। अगर हम कहते हैं 2x+3, तो हम उसको 2 अयोटा प्लस 3 भी कह सकते हैं। मतलब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अयोटा भी उसी तरह से अलजेब्रिकली कंप्यूट हो सकता है, जिस तरह से आपके वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्यूट होते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसीलिए कुछ एग्जांपल्स लिखी थी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा होता है, 2 अयोटा माइनस अयोटा अयोटा होता है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी टर्म्स को माइनस कर देता हूँ। अयोटा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा क्या होगा, अयोटा स्क्वायर होगा। एंड इसी तरह 2 अयोटा स्क्वायर ओवर अयोटा, एक अयोटा को ऊपर वाले अयोटा स्क्वायर में से कैंसिल आउट कर दिया एंड यू लेफ्ट विद 2 अयोटा। सो अगर आपको कोई कहता कि जी मुझे इसका आंसर निकाल के दें, 2 अयोटा प्लस 5 प्लस अयोटा माइनस 4, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? अयोटा वाली टर्म अयोटा वाली से ऐड हो जाती, सो 2 अयोटा प्लस अयोटा इज 3 अयोटा, और जो बाकी आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है। सो दैट्स सिंपली हाउ यू डू इट, ठीक है? सो इसको आपने बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करना है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, अयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा माइनस 5। सो पहले मैं अयोटा को पिक करके अयोटा प्लस 5 से एक्सपैंड कर रहा हूँ। सो सिंपल क्वेश्चन, इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, इस पे जाते भी नहीं है। मतलब चलें अगर देखना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव अ लुक एट द वर्किंग फॉर अ मिनट। ये आपके पास 9 माइनस 7 अयोटा आंसर आया हुआ है। इसको एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश भी कर लें। चलें अगले पे आते हैं, बिकॉज़ मैंने अभी तक क्या किया, मैंने आपकी नॉलेज बिल्ड की है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। आई ऑल्सो टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ अयोटा। अयोटा इज डिफाइंड बाय नेगेटिव अंडर रूट -1। फिर मैंने आपको बताया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू -1। देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अयोटाज एंड नॉर्मल नंबर्स उसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आपके नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और फिर हमने कुछ पैटर्न्स देखे, अयोटा पावर 30 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अयोटा पावर 10 को कैसे कर सकते हैं। सो उसके मैंने आपको 4 एग्जांपल्स भी दिए। But having built this knowledge, what we're headed towards, what our objective is really to solve a sample SAT type question. And since numbers is a new topic for most people, since complex number is a topic that we're not all familiar with, and these people
conducting these standardized tests know they're supposed to test you on what you already know, because at the end it is not just a test of math and English, it is a test of your persistence, your resilience, how do you react under pressure. उन चीज़ों को टेस्ट करना है तो एक नया टॉपिक ही उठा के देती है, इसलिए वो इसको बहुत बेसिक लेवल पे रखते हैं, बहुत सिंपल लेवल पे रखते हैं, एंड देयर आर ओनली 1 और 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। सो उस पे बिल्कुल हम जाने लगे हैं। सो नाउ आई वुड आस्क फॉर योर फुल अटेंशन। आई नो इट्स द लास्ट 5-10 मिनट्स ऑफ द क्लास, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन वेरी फोकस्ड हियर। चलें आगे चलते हैं। कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट्स ऐसे होते हैं कि चलें इसकी डेफिनेशन में भी नहीं जाते, इसको करने का तरीका देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अयोटा प्लस 2 का कॉन्जुगेट निकालना है, आपने सिर्फ साइन को इन्वर्ट करके कह देना है अयोटा माइनस 2 उसका कॉन्जुगेट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं अयोटा माइनस 2 का क्या कॉन्जुगेट होता है, आपने मुझे कह देना है जी अयोटा प्लस 2 होता है। 5 अयोटा प्लस 8 का कॉन्जुगेट क्या होगा? सिंपली 5 अयोटा माइनस 8 होगा। माइनस एयोटा माइनस 10 का कॉन्जुगेट क्या होगा? एयोटा प्लस 10 होगा। सिंपली आपने साइन चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पहले मैं आपको ये सवाल खुद लिख के सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एक्चुअल एसएटी टाइप सवाल है, ठीक है। मैं आपको लिख के खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसके ऊपर स्लाइड्स का नीट सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। सो पहले व्हाइल आई एम राइटिंग इट डाउन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, एंड देन आप स्लाइड्स वाले सोल्यूशन से नोट्स भी ले सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। हमने करना ये है, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन। सॉल्व कह लें, सिंप्लीफाई कह लें, रैशनलाइज कह लें। पर्पस क्या होता है? डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। वी हैव टू गेट रिड ऑफ द complex number in the denominator, and we have to separate the real term and the complex term. So जो ये आपके पास term इस वक्त अवेलेबल है, हम इसमें से real term and complex term को अलग-अलग करना चाह रहे हैं। इसका एक ही प्रोसेस है, हमने उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस करना। पहला प्रोसेस ये होता है कि यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस पर्टिकुलर equation or fraction, I would say this particular fraction, by the conjugate of the denominator. मुश्किल हो गया होगा, I'll repeat it. You multiply and divide by the conjugate of the denominator. So conjugate हमने देख लिया, conjugate का क्या मतलब है? आपने simply sign invert करना है। So let's मतलब take baby steps. पहला क्या है? Conjugate निकाल लेते हैं denominator का, always of the denominator, not of the numerator. So iota plus 2 है तो उसका conjugate हो गया iota minus 2. अब मैंने क्या करना है? मैंने इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यू विल सी व्हाई वी आर डूइंग इट। अब दोनों न्यूमरेटर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो अभी हमने पिछले केस में मल्टीप्लाई करना सीखा भी था। 2 अयोटा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा माइनस 2, इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर में यू विल ऑलवेज हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। सो वो हमने पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टाइप बन जाएगी। सो अयोटा प्लस 2 इंटू अयोटा माइनस 2 हो रहा है। सो दैट मीन्स ए पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, ऊपर सॉल्व करें, नीचे सॉल्व करें, और आपके पास डिनोमिनेटर से अयोटा स्क्वायर देखें, मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर देता हूँ। अयोटा स्क्वायर होता है -1, सो -1 -4 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में -5 आ गया। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वाज टू गेट रिड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड वी वर एबल टू डू दैट। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, एक रियल नंबर आ जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। एक दफ़ा आप इसको लिखते हैं, रियल नंबर को -5 से डिवाइड करके लिखते हैं, और दूसरी तरफ आप इमेजिनरी को -5 से डिवाइड करके लिखते हैं। इसकी अब हम नीट वर्किंग भी देख लेते हैं किस तरह से हुई भी है। ये लीजिए। सो जैसा मैं आपको बता रहा था, हमने अयोटा -2 से मल्टीप्लाई भी किया,
आयोटा माइनस 2 से डिवाइड भी किया, न्यूमरेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, कॉमन टर्म्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास ये आंसर आ गया -14 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर -5 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूं भी लिख सकते हो, -14 ओवर -5 हो गया 14 ओवर 5, और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 ओवर 5 आयोटा। सो अब आपसे कोई पूछे रियल टर्म क्या है, यू कैन से 14 ओवर 5, कोई पूछे इमेजिनरी टर्म क्या है, यू कैन से -2 ओवर 5। So इसको take a few, maybe take a minute to go through the working and to solve it with your own hands. एक दफ़ा इसको करके देखें, and then I will start taking questions, because this is the last type of question on the complex number topic, and the I would say the most common, or the maybe the only possible type of question जो ज़्यादातर टेस्ट किया जाता है, not the only possible, but 80-90% इसी तरह से आता है। एक फ्रैक्शन गिवन होती है, उसको रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, and my team can start sending me messages now. We are left with last 4 to 5 minutes. I will go through the messages. आप लोग उतनी देर ये देख सकते हैं इसकी डिटेल वर्किंग। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चंस आए तो काफ़ी हुए हैं, बट आई हैव बीन टोल्ड कि मेरी टीम ने ज़्यादातर क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, एंड नथिंग इज पेंडिंग राइट नाउ। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, आप लोगों के ज़्यादातर सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एज वेल। सो सम पीपल आर आस्किंग कि अयोटा की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। यस, यू शुड मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ अयोटा। सो अयोटा इज इक्वल टू -√1। ठीक है, सो -1 का अंडर रूट कह लें, स्क्वायर रूट कह लें। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। द एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट यू टू नो द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर विच इज -1, एंड देन द एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट यू टू नो द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, सो रैशनलाइजेशन जो हमने अभी सीखी है, इसको हम एक प्रैक्टिस सेशन में भी कर लेंगे। एक और सवाल, यू शुड हैव दिस एबिलिटी to quickly rationalize a fraction and get rid of the imaginary number from the denominator, and collect the real term and the imaginary term separately, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे हुआ है। The second question was related to the fact कि जी हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं एवरेजेस के टॉपिक के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस देखा है, क्या वो फॉर्मूला याद होना चाहिए? आई वुड से यस। सो देखें, तैयारी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रट्टा लगा के कर लें, एक तरीका ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। आई डोंट वांट यू टू रोट लर्न एनीथिंग, but it's math. Unless you know the formula, you won't be able, even if you understand the concept, you won't be able to solve a question, because आपको starting formula ही नहीं पता, and SAT के अंदर you won't have time to start deriving formulas. So yes, जो basic formulas, खास तौर पे जो मैं आपको summary slide दिखाता हूँ, 4 types of questions, 5 types of questions, please try and learn those formulas। and होगा क्या, मतलब now मेरे जो अभी पुराने स्टूडेंट्स मुझे आके बताते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर सैट दिया है, 6 महीने, 8 महीने, साल पहले दिया है, दे से कि व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो हमें लगता था कि हमें फॉर्मूलाज़ याद करने पड़ेंगे। बट मैथ, द गुड थिंग अबाउट मैथ इज़ व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दीज़ फॉर्मूलाज़ आर ऑलरेडी आर ऑटोमैटिकली एम्बेडेड इन योर हेड। आपको उसको अलहदा से रोट लर्न नहीं करना पड़ता, यू जस्ट सॉल्व 10 क्वेश्चंस, एंड देन your brain would be tuned to accustomed to those type of questions, and then you would automatically be applying the right method and the right formula at the right situation. So I mean, in simple words, the answer is yes, you will have to learn some formulas, but it will help you and only you, मतलब आपको ही एंड में फ़ायदा हो रहा होगा फार्मूला याद करने का। तो इसलिए मेक एन एफर्ट, एंड जो आपको लगता है कॉन्सेप्चुअली जिस पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है फार्मूलाज डिराइव करने में, देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग द शॉर्टकट। देयर इज़ नो हार्म इन नोइंग कि अगर मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो सकता है। बैक ऑफ द माइंड ज़रूर लॉजिक रखना चाहते हैं, रखें, बट उस वक्त डोंट गेट इनटू डेरिवेशंस, जस्ट अप्लाई द फार्मूला, जंप इनटू द क्वेश्चन। ठीक है, चलें।
Um, uh, these are all the questions. I will see you in our practice session today. We have a lot planned from the topics that we covered today, and some questions from the topic that we covered yesterday as well. Please send in your questions, and I will try to take most of them during the session. For now, enjoy the lunch break. We have an alumni session right after lunch break as well. So looking forward to seeing all of you there. And best of luck, work hard, and work smart.